सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरों को लेके एक नया किस्सा और एक कहानी आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल आपने सुना या इसके पहले एपिसोड में जो शिवसेना के नेता प्रमोद नवलकर की कहानी थी कि कैसे उन्होंने असेंबली में एक पिस्टल लहराया। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कारण। जब तक उसकी बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे तो आने वाले जो इस गीरगांव कंपनी के किस्से हैं वो शायद आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम बीच में ये एपिसोड एक नया लेके आए हैं कि उसकी तरतीब आपके तक साफ साफ पहुंच सके। दोस्तों, बात कुछ ऐसे हुई कि नवलकर की नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं थी कि मुख्यमंत्री और राज्य की पुलिस, खास तौर पर मुंबई पुलिस, कोई अहम कदम क्यों नहीं उठा रही गैंगस्टरों को नकेल डालने के लिए। उसके पीछे पिछले 3 साल का इतिहास था। दोस्तों, अगर आप देखें तो 1986 तक दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई गैंग था तो वो पठान गैंग था। 1986 तक 81 में मर्डर होता है दाऊद के भाई का, साबिर का। उसके बाद 5 साल की लंबी लड़ाई पठान गैंग के साथ चलती है दाऊद की। उसमें ऊपर नीचे भी हुआ, कभी दाऊद का पलड़ा बाहरी तो कभी पठान गैंग का पलड़ा बाहरी। 96 के एंड में या 97 के बिगिनिंग में, ये डेट पूरी तरह कोई भी नहीं बता सका, इनका समझौता हो जाता है पठान गैंग का और दाऊद गैंग का। वो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं, कैसे मक्का में जाके ये मीटिंग हुई और वहां पे दोनों का समझौता हो गया। तो अब एक तरफ से दाऊद पठान गैंग से सुरखरू हो चुका था, देश छोड़ के भाग चुका था, दुबई में रहता था, बहुत से गैंगस्टर वहां ले गया। और 87 में पठान गैंग से हाथ मिलाने के बाद दाऊद ने अपना ध्यान दिया बड़ा राजन गैंग पर, और 87 में उसने बड़ा राजन गैंग से हाथ में मिला लिया। पहले भी आपस की इनके समझौते थे, लेकिन पूरी तरह से गैंग इकट्ठा नहीं हुआ था। अब बड़ा राजन के मरने के बाद छोटा राजन पूरी की पूरी तरह दाऊद के गैंग के साथ मिल गया, और उसके बाद जो कत्लो गारद शुरू हुई तो दाऊद ने पठान गैंग के बाद एक तरीके से बड़ा राजन का गैंग भी खत्म कर दिया। छोटा राजन और उसके साथी पूरे का पूरा गैंग लेके दाऊद के साथ मिल गए। अब लड़ाई लड़नी थी तो बीआरए गैंग, बाबू रेशम रामानायक और अरुण गवली एक तरफ, अमरनाथ दूसरी तरफ, ये दो बड़े गैंग थे। बीच में छोटा मोटा गैंग था ढोलकिया ब्रदर्स का, जो आधा पता जो था वो दाऊद के साथ पहले ही मिल चुका था, बाकी बिखरा हुआ था। तो ये दौर था। और तीसरा बड़ा जो गैंग था वो अमरनाथ का था, जो बहुत तेजी से मजबूती पकड़ रहा था। अब दाऊद गैंग की जो फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी थी, जहां से दाऊद को पैसा आता था दाऊद गैंग को, वो थी शेट्टी कम्युनिटी, जिनके बहुत से रेस्टोरेंट, होटल और इस किस्म का बिजनेस, डांस बार, जुए के अड्डे, दारू के अड्डे सब थे। अब इस बात का की जानकारी कहो या इसका जो स्ट्रैटेजिक मीनिंग होता है, उसको लेके अरुण गवली गैंग और अमरनाथ गैंग के लोकल महाराष्ट्रियन गैंग थे। लोकल महाराष्ट्रियन गैंग तो दाऊद का भी था, लेकिन धर्म अलग था, मुस्लिम लीडर था उनका,
गैंग में हर धर्म के लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे और हर जात पात के लोग थे। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर दाऊद मजबूत होता है तो हमारे जो लोकल महाराष्ट्रियन इंटरेस्ट हैं गैंग के वो सफर करेंगे। उसके लिए ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाऊद और उसके सलाहकार, जिसमें सबसे बड़ा सलाहकार था शरद शेट्टी, जब शेट्टी लोगों का मुद्दा उठने लगा तो दाऊद ने इस मुद्दे को बहुत उछाला, क्योंकि उसके पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी। जितना पैसा शेट्टी लोग गैंग को देते थे वो दाऊद की सर्वाइवल के लिए बहुत था। हम कहने को तो कह देते हैं कि जी उसने उस शेट्टी को मारा, उस शेट्टी को मारा। दुश्मनी शेट्टियों से नहीं थी, दुश्मनी उनके फाइनेंशियल क्लाउड से थी। शेट्टी लोगों के धंधे बहुत चलते थे और लोकल लोगों के धंधे मार खा रहे थे। तो लड़ाई कहीं ना कहीं सर्वाइवल की भी थी और अपर हैंड की भी थी। तो इसको लेके दाऊद ने अगला कदम उठाया कि किसी ना किसी तरह सबसे पहले भियारे गैंग को कमजोर किया जाए। उसी दौरान झगड़ा हो जाता है भियारे गैंग का और रमानायक का और शरद शेट्टी का प्लॉट को लेके। वो किस्सा आपको मालूम है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना जरूरी है। उसमें दाऊद ने रमानायक का साथ नहीं दिया, बल्कि शरद शेट्टी का साथ दिया। दुश्मनी शुरू होगी और अंत में रमानायक मारा गया। उसी तरह उसके पहले बाबू रेशम 1987 में मार्च में उसका अग्निपाड़ा लॉकअप में मर्डर करवा दिया जाता। तो ऐसा ऐसा आने वाले दिनों तक अरुण गवली अकेला पड़ गया। उसका दायां बायां हाथ दोनों कट गए थे। ढोलकिया के 2 भाई मारे गए, अरुण गवली का एक भाई मारा गया, दाऊद का बहनोई मारा गया। ये सब किस्से आपने सुने हैं, लेकिन मैं आपको इसकी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले एपिसोड में आपके लिए ये बहुत काम आएगी। तो अपर हैंड गेन करने की बातें थी। ना तो पुलिस ये चाहती थी, ना ही जो राजनीतिक लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि दाऊद गैंग पावरफुल हो। इसलिए उनका कंसर्न ये था कि पुलिस और प्रशासन इतने कोई सख्त कदम उठाए कि दाऊद गैंग को आगे बढ़ने ना दिया जाए। शायद अगर उनकी बात मान ली गई होती, उनके कंसर्न पर उस समय की सरकारों ने और पुलिस अफसरों ने एक्शन लिया होता, तो शायद 93 का ब्लास्ट इस तरीके से नहीं होता। ये क्या हाथ लगाए जा रहे हैं, कहीं कितनी हद तक सही है नहीं है, ये आप सब जानते हो। 87 में पठान गैंग के समझौते के बाद जो बचे खुचे कुछ दुश्मनियाँ थी वो पठान गैंग ने निकाली। हमीद का मर्डर हुआ, 2-4 और हुए। कुछ पुलिस के साथ मिलकर पठान गैंग ने पुलिस एनकाउंटर करवा दिए। वो अपनी तरफ से सुरखरू हो के बैठ गए, लेकिन अंदर खाते खतरा था कि शायद कहीं कुछ लोग जो दाऊद गैंग के जो फर्स्ट फैमिली थी, क्रीमलाला फैमिली, उसके लोगों का नुकसान नहीं करें। उसके लिए दाऊद से समझौता किया गया था। खैर, अब चलते हैं आगे। उन्हीं दिनों में इतने मर्डर होने के बाद पॉलिटिकल अंसरों में ये बात फैलती जा रही थी कि अगर दाऊद गैंग को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये हुक्मरान पार्टी के लिए भी और ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अब करते हैं इसकी बात। तो दोस्तों, ये दौर था जब पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल जमात होती है, उसकी नींद हराम हुई थी।
पुलिस तो ले देकर अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हुक्मों की पालना करती है, उनके नीचे काम करती है। अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया गया होता तो शायद मुंबई के हालत इतने बद से बदतर नहीं होते जितने शरद पवार के टाइम पे हुए। उसका खमियाजा भी हमने भुगता। अब देखिए कि शेट्टी लोगों के लगातार, उनके जो होटल वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, धंधे चलाने वाले थे, उनके मर्डर आए दिन होने लगे। एक दौर ऐसा आया जब शेट्टी लोग अपना बिजनेस बंद करके कर्नाटका चले गए। लोगों को लगता था कि शायद अब ये खून खराबा बंद होगा, लेकिन हुआ नहीं। दशरथ रहाणे नाम का एक यंग लड़का क्रांति नगर से उठता है और अपना जिंदगी का मिशन बना लेता है शेट्टी लोगों को मारने का। खास तौर पे वो लोग जिनका उसको लगता था इनका दाऊद गैंग के साथ रिश्ता है, तो मामला और गंभीर होने लगा। अब जो पॉलिटिशियन होता है उसका एक वोट बैंक होता है। जैसे इलाके से वो इलेक्शन लड़ता है, वहाँ हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर प्रांत के लोग वोट डालते हैं। अब जब शेट्टी कम्युनिटी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जाए कि उनकी जान माल की रक्षा नहीं है, तो खतरे की घंटी बजती। और दूसरी तरफ जब एक मुस्लिम गैंग खड़ा हो जाता है तो और खतरे की घंटी बजती कि हमारा एक और वोट बैंक गया। और एक जो तनाव पैदा होता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, वो तो अपना पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उस कंसर्न को लेके प्रमोद नवलकर ने ये कदम उठाया और असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुंबई के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने शरद पवार को एड़े हाथों लिया। बहुत भाई तरीके से बात करते थे, अग्रेसिव नहीं होते थे नवलकर। बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि ये बात मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे मुंबई की और उसके लोगों की बात है। और देखिए उनका कंसर्न कितना सही था। जो अंदेशा उन्होंने जताया था, जिसका जिक्र हमने पहले एपिसोड में किया, वही हुआ। इस घटना के 3 महीने के बाद अपोनेंट गैंग वालों ने दशरथ रहाणे का मर्डर कर दिया, जिसमें दाऊद का हाथ बताया जाता है। सुनील सौतिया, सुनील सावंत और दूसरे लोग दाऊद के लोग थे तब तक। तो ये एक बैटल ऑफ सर्वाइवल और कमाई की लड़ाई थी। अगर कोई गैंग किसी इलाके में कमजोर हो जाता है तो उसकी कमाई बंद हो जाती। अगर एक आदमी ने हफ्ता देना बंद कर दिया तो 10 और बंद कर देते। तो दोस्तों ये वो दौर था जब दशरथ रहाणे का कत्ल हो जाता है और उसके बाद जो दशरथ रहाणे का गैंग था उसको तहस नहस करने की जिम्मेदारी दी जाती है मुंबई पुलिस को, कि कोई दूसरा दशरथ रहाणे पैदा नहीं होना चाहिए। वो सब कहानियां आपको बताएंगे कि कैसे उसी लड़ाई और सर्वाइवल के चक्कर में दशरथ रहाणे का भाई भी दाऊद गैंग से मिल गया। बाद में वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे। बहुत कुछ आने वाला है सीरीज में, इस लड़ी में, और हमें आशा है कि आपको ये हमारा नए तरीके से अंडरवर्ल्ड को बयान करने का जो एक एफर्ट है, जो एक बीड़ा हमने चुना है, वो आपको पसंद आएगा। जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सी बातें कमी पेशी रह जाती। वो आप हमारे सहयोगी हो, यू आर पार्टनर्स इन आवर एफर्ट। हमारे साथ इस काम में आप हिस्सेदार हो। हमारा हाथ बटाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें गाइड करते रहिए, इन्फॉर्मेशन भेजते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का, जिसमें गीर गांव कंपनी के बहुत सारे किस्से आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।